तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 4 आज ही रिलीज हुआ है, लेकिन अगर बात करें इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की, तो वो 3 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और मैंने उन 3 एपिसोड्स को अपने चैनल पर कवर भी किया है। और इसीलिए अगर आपने अभी तक उन 3 एपिसोड्स की स्टोरी को नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल में जाकर उन 3 एपिसोड्स की स्टोरी को भी जरूर देख लेना, ताकि आपको सीरीज की अब तक की पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। बाकी दोस्तों, आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के डेयरडेविल जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के एपिसोड 3 में हमने ये देखा था कि हेक्टर आयला के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर की जान लेने का आरोप लगा होता है, लेकिन उसका केस मैड मोडॉक लड़ रहा होता है और इसीलिए वो कोर्ट में इस बात को जाहिर कर देता है कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर नाम का सुपर हीरो विजिलेंटी है। और फिर इसीलिए ये बात सामने आने के बाद ही जो कोर्ट होता है, उसके सारे जूरी मेंबर्स मिलकर हेक्टर आयला को बेकसूर साबित कर देते हैं और हेक्टर को बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब एक रात को हेक्टर आयला अपने व्हाइट टाइगर के सूट को पहनकर विजिलेंटी बनता है, तभी रात के सन्नाटे में पनिशर उसके पास आता है और वो उसके सर में गोली मार देता है। अब एपिसोड 4 के स्टार्ट होते हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर इस टाइम पर मैड मोडॉक एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। हमें ये पता लगता है कि हेक्टर आयला को गोली लगने के बाद उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन अब क्योंकि गोली उसके सर के आर पार हो गई थी, इसीलिए हेक्टर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। और इसीलिए जिस डॉक्टर ने हेक्टर आयला का पोस्टमार्टम किया होता है, वो यहाँ पर मैड मोडॉक को ये बताता है कि हेक्टर आयला के सर में जिसने भी गोली मारी है, वो गोली पूरे 9 इंच की थी और इसीलिए उस गोली से बचना हेक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर की बात सुनकर मैड को अपने ऊपर अफसोस हो रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि काश उसने हेक्टर को बचाया नहीं होता, क्योंकि अगर उसने हेक्टर को कोर्ट में बचाया नहीं होता तो हेक्टर ज्यादा से ज्यादा जेल के अंदर होता, लेकिन जेल के अंदर होने पर वो जिंदा तो रहता। साथ ही साथ मैड को इस बात पर भी दुख हो रहा होता है कि उसने कोर्ट के अंदर हेक्टर के व्हाइट टाइगर वाली आइडेंटिटी को सबके सामने रख दिया था, क्योंकि शायद से अगर मैड मोडॉक सबको ये ना बताता कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है, तो शायद तब भी हेक्टर की जान बच सकती थी। अब यहाँ पर जब मैड अफसोस कर ही होता है, तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उसके पास हेक्टर की भतीजी आती है और वह मैड मोडॉक से और डॉक्टर से हेक्टर से मिलने के लिए बोलती है एंड वो उन दोनों से कहती है कि वो अपने अंकल को देखना चाहती है। लेकिन अब क्योंकि हेक्टर आयला मर चुका था और उसकी बॉडी देखने लायक नहीं थी और हेक्टर की भतीजी एक छोटी सी बच्ची भी थी, इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से मैड मोडॉक और डॉक्टर हेक्टर आयला की भतीजी को हेक्टर को नहीं देखने देते। यहाँ पर हेक्टर की भतीजी अपने अंकल की जान जाने की वजह से काफी दुखी होती है और इसीलिए मैट उसे यहाँ पर संभालता है और उस बच्ची को गले लगा के उसे शांत करता है। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में डैनियल को देखते हैं। वही डैनियल जो कि विल्सन फिस्क के मेयर ऑफिस में उसके लिए काम करता है। यहाँ पर इस टाइम पर डैनियल एक बार में होता है और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक पी रहा होता है और यहाँ ड्रिंक्स पी पी के डैनियल इतना ज्यादा भंड हो जाता है कि वो नशे की हालत में अपने दोनों दोस्तों को मेयर ऑफिस के अंदर की बात बता देता है। यहाँ पर डैनियल अपनी फ्रेंड्स को ये बता देता है कि असल में विल्सन फिस्क जो कि न्यूयॉर्क के मेयर है, वो पूरे शहर के कचरे को कम करने पर काम कर रहे हैं और इसके लिए एक नई टैंक कंपनी है जिसके पास एक ऐसा आइडिया है जो कि शहर के कचरे को रिसाइकल करके उसे काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और शहर के मेयर यानी कि विल्सन फिस्क उसी कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर डैनियल को यह पता नहीं होता है कि ये बात जो कि वो नशे में अपने दोस्तों को बता रहा है, वो मेयर ऑफिस की एक टॉप सीक्रेट बात है और इसीलिए जब तक पूरी डीलिंग नहीं हो जाती तब तक इस बात को बाहर करना ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर डैनियल नशे की हालत में अपनी फ्रेंड्स को ये बात बता देता है और फिर वहाँ से कैब लेके अपने घर चला जाता है। हालांकि इसके बाद इसी रात को हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक मामूली सा चोर एक सुपरमार्केट से कई सारे स्वीट कॉर्न के डब्बों को चोरी कर लेता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड वो उसे अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ जिन 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उस चोर को अरेस्ट किया होता है, वो उसके चोरी किए गए स्वीट कॉर्न के डब्बों में से 2 डब्बे खा जाते हैं एंड बाकी के डब्बों को बरामद करके उस चोर को पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं। इसके बाद ही मैड मोडॉक के लॉ फर्म की कलीग यानी कि क्रिस्टीन मैट को फोन करती है एंड वो उसे बताती है कि मैट को एक केस दिया गया है और ये केस एक ली रॉय नाम के बंदे का है, जिस बंदे ने एक सुपरमार्केट के अंदर कई सारे स्वीट कॉर्न के डब्बों की चोरी की है। और एज ऑफ कोर्स दोस्तों, ये वही आदमी होता है जिसे हमने कुछ टाइम पहले चोरी करते हुए देखा था और यहाँ पर डेयरडेविल इस बंदे का केस एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम विल्सन फिस्क एंड उसकी वाइफ वेनिसा को डॉक्टर हेदर के सामने देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों फिर से डॉक्टर हेदर के सामने थेरेपी के लिए आए होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हेदर कोशिश कर रही होती है कि वो अपने दोनों क्लाइंट्स की शादी को बचा ले। साथ ही विल्सन फिस्क की भी यही कोशिश होती है कि वेनिसा यानी कि उसकी वाइफ उसके पास फिर से आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो वेनिसा होती है वो विल्सन फिस्क और डॉक्टर हेदर से कहती है कि आज से कई महीने पहले विल्सन फिस्क यानी कि उसका पति उसे छोड़ के चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं थी एंड इसीलिए उसके जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी और सारी चीजें उसे खुद ही फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन फिर उसी टाइम पर वो एडम नाम के एक बिजनेसमैन से मिली थी और वो बिजनेसमैन यानी कि एडम बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, इसीलिए उसकी पेंटिंग्स की वजह से मैं एडम से क्लोज आ गई और मुझे और एडम को एक दूसरे से प्यार हो गया और अब इसीलिए मैं एडम के साथ रहना चाहती हूँ। हालांकि दोस्तों, विल्सन फिस्क को एडम के बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि वेनिसा ने एडम के बारे में उसे पहले ही बता दिया होता है और एडम के बारे में जानकर विल्सन फिस्क ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि वो एडम को कभी भी जान से नहीं मारेगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसकी
भाई वेनिसा एडम से प्यार करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ थेरेपी सेशन के अंदर जब वेनिसा एडम को मेंशन करती है तब वो ये भी बताती है कि काफी टाइम से एडम उससे नहीं मिला है और इसीलिए वो ये नहीं जानती कि एडम कहाँ चला गया है। लेकिन अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर हेथर उन दोनों से कहती है कि वो उन दोनों को थोड़ा सा समय देना चाहती है और इसीलिए वो दोनों थोड़ा सा समय लेकर इस बात पर विचार करें कि उन दोनों को एक साथ रहना है या फिर नहीं, क्योंकि अगर उन दोनों को एक साथ रहना ही नहीं है तो फिर इन सारी थेरेपी का कोई मतलब नहीं है। और फिर इसीलिए ये बोलने के बाद डॉक्टर हेथर उन दोनों को बाद में आने के लिए कहती है। बाकी दोस्तों इसके बाद ही हम मैट को देखते हैं जो कि अपने नए केस के सिलसिले में सीधा जेल जाता है और वहां जाकर ली रॉय से मिलता है, यानी कि वही बंदा जिसने कुछ टाइम पहले एक स्टोर से स्वीट कॉर्न की चोरी की थी। यहाँ इस बंदे से मिलने के बाद ही मैट उससे कहता है कि तुम पर एक चोरी का आरोप है क्योंकि तुमने कुछ दिन पहले एक सुपरमार्केट स्टोर में घुसकर कई सारे स्वीट कॉर्न के डब्बों की चोरी की थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि तुम इससे पहले भी कई सारी चोरियां कर चुके हो और इसीलिए कई बार तुम्हें जेल भी हो चुकी है एंड इसीलिए तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। लेकिन अब यहाँ पर मैट की बातें सुनकर ली रॉय उससे कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता है और इसीलिए वो ये चाहता है कि मैट किसी भी तरह से उसे प्रोविजन ला कर दे ताकि वो जेल जाने से बच जाए। अब उसकी बात सुनकर जो मैट बुडॉक होता है वो कोर्ट में जाकर बातचीत करता है और उसके लिए प्रोबेशन लेने की ट्राई करता है। लेकिन अब क्योंकि ली रॉय का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब होता है इसीलिए उसे प्रोबेशन तो नहीं मिलता, लेकिन मैट के कहने पर उसकी सजा को कम कर दिया जाता है क्योंकि जहाँ नॉर्मली उसे सजा 30 से 35 दिन की मिलनी थी वहीं पर अब उसकी सजा को 10 दिन का कर दिया जाता है। और जब मैट इसके बाद यहाँ से निकलकर बाहर जा रहा होता है तो फिर उसके बाद उसे वो पुराना ऑफिसर फिर से मिलता है जिस पुलिस ऑफिसर से मैट की झड़प हुई थी। और यहाँ पर इस पुलिस ऑफिसर से मिलने के बाद मैट ये कोशिश करता है कि वो उससे किसी तरह से हेक्टर एला के कातिल का पता कर सके, क्योंकि असल में दोस्तों मैट बुडॉक को तो ये पता नहीं होता कि हेक्टर एला को पनिशर ने मारा है या फिर किसी और ने मारा है। और इसीलिए मैट को इस बात पर शक होता है कि हो ना हो हेक्टर एला के सर में गोली मारने वाले और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर ही हैं, और वो भी शायद इसीलिए क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो हेक्टर एला को कोर्ट में सजा नहीं दिलवा पाए और इसीलिए हेक्टर से बदला लेने के लिए उन्होंने उसके सर में गोली मार के उसे जान से मार दिया है। लेकिन अब ये बात सच है या फिर नहीं, इसी बात को जानने के लिए मैट यहाँ पर इस पुलिस वाले को भड़काता है और इस पुलिस ऑफिसर को बुजदिल कहता है कि उसने छुपकर हेक्टर एला को गोली मारी है। लेकिन यहाँ पर मैट की बातों से भड़ककर ये पुलिस ऑफिसर मैट से कहता है कि वो चाहे कुछ भी कहे लेकिन हेक्टर एला के मरने में उसका कोई हाथ नहीं है। और दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि डेयरडेविल के पास ऐसे सेंसेस हैं जिनसे कि वो पता कर सकता है कि उसके सामने वाला उससे सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है, और इसीलिए अपने उन्हीं सेंसेस का इस्तेमाल करके वो ये जान जाता है कि उसके सामने खड़ा पुलिस ऑफिसर बिल्कुल सच कह रहा है और हेक्टर एला की मौत से उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब इसके बाद ही मैट फटाफट से अपने क्लाइंट ली रॉय के पास पहुंचता है और जेल के अंदर उसे बताता है कि उसने उसकी सजा कम करवा के सिर्फ 10 दिन की कर दी है और उन 10 दिन में से भी वो 3 दिन यहाँ जेल के अंदर काट चुका है, इसीलिए अब उसे सिर्फ 7 दिन जेल में रहना है। बट ये बात सुनकर भी ली रॉय काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो मैट से कहता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मुझे जेल नहीं जाना है। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि वो बहुत गरीब है, जिस वजह से उसे खाने पीने के लिए भी सरकारी राशन पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन जेल जाने की वजह से सरकारी राशन की लिस्ट से उसका नाम कट जाता है और जब भी ऐसा होता है तब उसके पास खाने पीने के कोई ऑप्शन नहीं रह जाते एंड उसे मजबूरन कूड़ेदान से खाना खाना पड़ता है या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगना पड़ता है। यहाँ तक कि रही बात उसके स्वीट कॉर्न के डब्बों की चोरी करने की, तो वो चोरी भी उसने सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि उसे मीठा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि असल में उसने काफी महीनों और सालों से कुछ भी मीठा नहीं खाया था और इसी वजह से उसने एक छोटी सी चोरी की थी ताकि वो चोरी करके स्वीट कॉर्न हासिल कर सके एंड उन्हें खा सके। इसके साथ ही वो यहाँ पर मैट को ये भी बताता है कि जिन 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ा था उन्होंने उसके चोरी किए हुए डब्बों में से 2 डब्बे खा लिए थे और इसीलिए एक तरीके से चोरी तो उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी की, लेकिन उन दोनों को कोई सजा नहीं हुई, सारी की सारी सजा उसे हुई और उसे जेल में डाल दिया गया। हालांकि यहाँ पर ली रॉय की सारी बातें सुनकर मैट को बुरा तो लगता है, लेकिन अब जाहिर है कि वो ली रॉय के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ली रॉय को जो भी सजा मिल रही है वो सभी कानून के हिसाब से मिल रही है। हालांकि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से विल्सन फिस्क को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक सेमिनार में होता है। लेकिन इसी टाइम पर एक न्यूज चैनल में एक न्यूज पब्लिश होती है जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये न्यूज विल्सन फिस्क और उसके नए प्लान के ऊपर है, वही प्लान जो कि उसने शहर से कूड़ा कम करने के लिए बनाया था। और ये जो पूरी न्यूज होती है उसे डैनियल की उसी फ्रेंड ने छापा होता है जिसे हम सभी ने बार में देखा था। क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी को याद हो तो वहाँ पर डैनियल ने नशे की हालत में अपने फ्रेंड्स को ये बता दिया था कि विल्सन फिस्क यानी कि शहर का मेयर क्या क्या करने वाला है, और इसीलिए सीक्रेट बात को जानकर उन्होंने इस पूरी बात को न्यूज में छाप दिया। अब ये बात जैसे विल्सन फिस्क को पता लगती है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो अपनी पूरी टीम को अपनी ऑफिस में बुलाता है और फिर वो उन सबसे पूछता है कि आखिरकार ये हरकत किसने की है। जो बात सुनकर डैनियल सामने आता है एंड वो अपनी गलती मानकर विल्सन फिस्क से कहता है कि ये गलती उससे हुई है क्योंकि उसने नशे की हालत में अपनी फ्रेंड्स को ये बात बता दी थी। ये बात जानकर विल्सन फिस्क सभी को बाहर भेजता है और डैनियल को अकेले बातचीत के लिए बुलाता है। यहाँ पर डैनियल विल्सन फिस्क से माफी मांगता है एंड वो अपनी गलती मानते हुए उससे कहता है कि वो इस जॉब को छोड़ देगा क्योंकि वो इस जॉब के काबिल नहीं है। लेकिन वो जाने से पहले ये बात कहना चाहेगा कि वो विल्सन फिस्क का वफादार है और वो कभी भी विल्सन फिस्क का बुरा नहीं सोच सकता है। अब डैनियल की इन बातों को सुनकर विल्सन फिस्क उससे इंप्रेस हो जाता है एंड वो ये देखता है कि डैनियल उसका न सिर्फ वफादार है बल्कि वो काफी ज्यादा बहादुर भी है, और इसीलिए विल्सन फिस्क ये डिसाइड करता है कि वो डैनियल को जॉब से नहीं निकालेगा बल्कि वो उसे एक और मौका देगा। लेकिन वो डैनियल से ये भी कहता है कि अगर उसने अगली बार फिर से कोई गलती की तो वो अगली बार उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन अब इसके बाद ही हम फिर से मैट को देखते हैं जो कि हेक्टर एला की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है। साथ ही जो गोली हेक्टर एला के सर में लगी थी उस गोली के बारे में उसने डॉक्टर से भी बात की थी और मैट ने डॉक्टर से पूछा था कि जो गोली हेक्टर एला के सर में लगी है उस गोली का सेल हेक्टर एला की बॉडी के आसपास जरूर गिरा होगा। लेकिन उस टाइम पर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मैट से कहा था कि पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन टीम को मौका वारदात से कोई भी शेल नहीं मिला है। बट
बट ये बात जानकर मैट को काफी अजीब लगा था, क्योंकि जब भी कोई बुलेट निकलती है तब उस बुलेट के निकलने के साथ ही उसकी शेल भी बाहर गिर जाती है, और इसीलिए इस टाइम पर मैट उसी शेल को ढूंढने आया होता है। बट यहाँ मर्डर स्पॉट पे मैट ये नोटिस करता है कि ये जगह एक ढलान वाली जगह है, और इसीलिए अगर यहाँ पर शेल गिरी होगी तो वो जरूर ढलान की वजह से काफी नीचे चली गई होगी। और फिर इसके लिए मैट यहाँ पर एक छोटी सी बोतल गिराता है, जो बोतल ढलान की वजह से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है और सीधा नाली में चली जाती है। और फिर इसलिए मैट सीधा उस बोतल के पीछे आता है और जहाँ पर वो बोतल गिरी होती है वहाँ पर हाथ डालता है, जिसके बाद ही उस बोतल के बगल में उसे शेल मिल जाता है। और जब यहाँ पर मैट उस शेल को चेक करता है तब वो ये देखता है, मतलब कि देखता नहीं है, तब वो ये जानता है कि उस शेल के ऊपर पनिशर का लोगो बना है, और इसलिए मैट ये समझ जाता है कि हो ना हो ये काम पनिशर का ही है। अब ये बात जानते ही मैट सीधा फ्रैंक कासल के पास जाता है, यानी कि पनिशर के पास। और यहाँ पहुंचते ही पहले तो फ्रैंक कासल मैट पर अटैक कर देता है, लेकिन जब मैट बुडॉक उसे बताता है कि वो मैट है तब जाकर फ्रैंक कासल शांत होता है एंड वो उससे बातचीत करता है। और फिर यहीं पर ही मैट फ्रैंक कासल से उस बुलेट के बारे में डिस्कस करता है, साथ ही वो उसे वो शेल भी दिखाता है जिसके ऊपर पनिशर का लोगो बना होता है। बट ये सब देखकर और सुनकर फ्रैंक कासल मैट से कहता है कि वो जिस मर्डर की बात कर रहा है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, और रही बात उस बुलेट और बुलेट के शेल की जिस पर उसका लोगो बनाए, तो ऐसा काम उसका कोई फैन भी कर सकता है, क्योंकि पनिशर के कई सारे फैन बॉयज हैं। और इसीलिए दोस्तों यहाँ से मैट को ये बात पता लग जाती है कि हेक्टर आइला को मारने वाला पनिशर नहीं बल्कि पनिशर का कोई फैन बॉय है। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि हेक्टर को मारने वाला कोई पुलिस ऑफिसर हो, जो कि या तो पनिशर का फैन हो या फिर उसने पनिशर का गेटअप इसीलिए लिया हो ताकि वो अपना ब्लेम पनिशर पर डाल सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इन सारी बातों के अलावा फ्रैंक कासल ये भी डिस्कस करता है कि उसे मैट बुडॉक के दोस्त फॉगी की मौत का भी पता है, और वो मैट का दर्द महसूस कर सकता है क्योंकि उसने भी अपने बच्चे और बीवी को खोया है। यहाँ तक कि आज भी उसका बेटा उसके सपने में आता है एंड वो उससे यही कहता है कि जिन्होंने भी फ्रैंक कासल की फैमिली को मारा है वो उनमें से किसी को भी ना छोड़े। लेकिन अब इन सब के बाद ही मैट बुडॉक यहाँ से निकल जाता है। बट जाने से पहले हम ये देखते हैं कि मैट के मन में इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि वो ना तो अपने दोस्त फॉगी को मरने से बचा पाया और ना ही अपने क्लाइंट हेक्टर आइला को। और सिर्फ ये नहीं बल्कि हेक्टर आइला के मरने का कसूरवार भी मैट अपने आप को समझ रहा होता है। लेकिन इसके बाद जैसे मैट अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर हेथर उसका इंतजार कर रही है, और फिर इसलिए यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद ही मैट बुडॉक अपने कॉस्ट्यूम्स के रूप में जाता है, जहाँ पर मैट के कई सारे कॉस्ट्यूम्स रखे होते हैं। और मैट यहाँ से अपने नानचा को उठाता है और छत पे जाकर उनके साथ ट्रेनिंग करने लगता है। और ये देखकर दोस्तों हमें पता लग जाता है कि अब शायद मैट बुडॉक फिर से डेयरडेविल बनने वाला है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम विल्सन फिस्क को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपनी वाइफ वेनिसा के साथ होता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के फिर से क्लोज आ रहे होते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही विल्सन फिस्क एक सुनसान जगह पर जाता है और इस खुफिया जगह में आकर यहाँ पर डिनर करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही हमें पता लगता है कि इसी जगह पर विल्सन फिस्क ने एडम को कैद करके रखा है, वही एडम जो कि उसकी वाइफ वेनिसा का बॉयफ्रेंड था। और विल्सन फिस्क ने वेनिसा को प्रॉमिस किया था कि वो एडम को कभी जान से नहीं मारेगा, लेकिन उसने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वो एडम को कभी कैद नहीं करेगा या फिर टॉर्चर नहीं करेगा। और इसीलिए विल्सन फिस्क यहाँ पर एडम को कैद करके उसे टॉर्चर कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि एडम यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और विल्सन फिस्क से ये गुहार कर रहा होता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन विल्सन फिस्क एडम की बात को अनसुना करके डिनर करने लगता है। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही एपिसोड का फिनाले आता है, और फिनाले के टाइम पर हम सीधा म्यूज को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर एक आदमी को उठाकर अपने अड्डे पर लाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकाल के उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन फिर इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है, और इसीलिए दोस्तों ये जो म्यूज का कैरेक्टर है वो हो ना हो हमें एपिसोड 5 के अंदर प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स के अंदर डेयरडेविल जरूर लिखना, और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को जरूर सेट कर लेना। इससे होगा ये कि आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।